सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ना, और उस कर्ल के लिए हमने एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था जो कुछ इस तरीके से था। कंपोनेंट आया था हमारे पास कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आई थी। तीनों डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाले थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और वैल्यू आ गई ए एक्स, ए वाई, और वैल्यू आ गई ए जेड। ठीक है। अब देखो इस कर्ल का बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने कर्ल की डेफिनेशन अपन ने कही थी कि द मैक्सिमम सर्कुलेशन हमें कैलकुलेट करना था पर यूनिट एरिया पर। मैक्सिमम सर्कुलेशन मतलब हमने क्या किया था, एक एरिया एलिमेंट लिया था हमने PQRS। हमने कहा था कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ हमने क्या किया था, अपने आप को रोटेट किया था। रोटेट करके हम दोबारा इनिशियल पॉइंट पर हम आ गए थे। तो कर्ल ऑफ ए, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जो है वो इस बात को मेंशन करता है कि हमारा वेक्टर जो है वो रोटेशनल वेक्टर है या इरोटेशनल वेक्टर है। मींस अगर कोई हमारे पास घूर्णी सदिश है ना, अगर हमारे पास घूर्णी यानी कैसा हो गया, रोटेशनल, यानी आप क्या कर पा रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर यदि आप रोटेट कर पा रहे हो है ना, तो वो तो घूर्णी हो गया। और दूसरा हमारे पास इरोटेशनल, घूर्णी, ये कैसा बन गया, इरोटेशनल आ गया, इरोटेशनल आ गया। तो अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये कैसा बना, हमारे पास रोटेशन फील्ड हुआ। और यदि मैं कह दूं कि वेक्टर फील्ड का कर्ल यदि 0 के बराबर है तो वो हमारे पास कैसा बन गया, एक इरोटेशनल फील्ड बन गया। जैसे और भी हम देखो डेफिनेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ कि भाई सपोज दैट ये एक पॉइंट था और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई फील्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ऐसी कंडीशन में, या मैं और कह दूँ कोई भी फील्ड है वो इस रीजन में यदि इस तरीके से है ना, और भी हम बना सकते हैं इस तरीके से, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से, या तो मैं कह दूं अगर इस तरीके से है, या मैं दूसरा एग्जांपल कह दूं सपोज दैट ये पॉइंट आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग फील्ड ये तो कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और ये कैसा बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। अगर इस तरीके का फील्ड है, अगर ऐसी कंडीशन है ना, ये कैसा बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। और भी हम एग्जांपल दे दें, अगर ऐसी कंडीशन है, या और जैसे हम अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एग्जांपल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है ना, तो जैसे यूनिफॉर्म फील्ड बना देता हूँ मैं ना, इस तरीके से। ठीक है, मैं कह दूँ ये पॉइंट था और इससे सपोज दैट फील्ड इस डायरेक्शन में था, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं स्टेशनरी चार्ज के कारण, है ना, तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड, किसी भी संरक्षित क्षेत्र का कर्ल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ऐसा फील्ड हो, यहाँ मैं कह दूँ कि भाई हमारे पास फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं वो किधर हैं, डायरेक्टली कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। कैसे भी हम इसका डायग्राम अलग अलग कंडीशंस में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए डायग्राम बना दिया। तो ये देखो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इस फील्ड के लिए इसका जो रोटेशनल फील्ड है, तो इसका मतलब इसका कर्ल डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये भी हमारे पास कैसा रोटेशनल फील्ड है, तो इसका भी जो कर्ल है, कर्ल हमारे पास कैसा होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करी, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, हमने कहा था कि किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम कहते हैं। तो हम कहें अगर ऐसी कंडीशन है तो रोटेशनल फील्ड नहीं है, तो इसका कर्ल हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन के अंदर भी इसका कर्ल जो आएगा, इसका कर्ल भी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो उसके रोटेशन से लिया जाता है। यदि किसी वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन का कर्ल अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में वो वेक्टर फील्ड, वेक्टर फंक्शन क्या कहलाएगा, रोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। और उसका कर्ल यदि 0 के बराबर है तो वो कैसा कहलाएगा, ये रोटेशनल कहलाएगा। कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड अगर है तो कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हम पढ़ते हैं, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स अपन क्या कहते हैं, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या कहते हैं कि भाई नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इंपॉर्टेंट बात है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से, कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल हमेशा 0 होगा। और यदि किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है ना, यदि किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है तो वो फील्ड हमारे पास कहलाता है, कौन सा फील्ड कहलाता है, सोलेनोइडल फील्ड कहलाता है ना, सोलेनोइडल फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो अगर कर्ल 0 है तो वो कहलाएगा इरोटेशनल, और अगर डाइवर्जेंस 0 तो कैसा कहलाएगा, परिनालिकीय सदिश कहलाएगा या सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया किसका, कर्ल का आ गया। अब देखो दो वेक्टर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं जिसके बेस पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे हम पोटेंशियल की बात करते हैं, हमने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि भाई पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल हमारे पास कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ा है किसके कोरस्पॉन्डिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो तरह के पोटेंशियल हमें डिफाइन करने हैं। जैसे दो तरह के फील्ड हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वैसे दो तरह के पोटेंशियल हमारे पास आते हैं। एक तो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक कहलाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, और मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इसके लिए दो हम एग्जाम्पल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से भी ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया हमें कौन सा क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है पहला क्वेश्चन दे दिया कि डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है ना, हमें प्रूव करना है डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 0। और दूसरा हमें प्रूव करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 है ना। दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिसके बेस पर जो अपन ये रिलेशन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं ई इक्वल्स टू वैल्यू आती है माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में हम डिफाइन करते हैं, बी इक्वल्स टू वैल्यू आती है डेल क्रॉस ए। दोनों रिजल्ट जो कैलकुलेट होते हैं हमारे पास वो दोनों इन्हीं वेक्टर आइडेंटिटी से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखो दोनों का हम प्रूव करते हैं इसको। हमने कहा कर्ल ग्रेडियंट फाई, तो मैंने क्या कहा, ग्रेडियंट फाई किसके बराबर होता है, वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब ग्रेडियंट फाई है कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको कह दूं क्या मान लिया मैंने, ए वेक्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है ना, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगी, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस वैल्यू आ गई के कैप ए जेड। कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशंस को, तो ए एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स, ए वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई, और ए जेड इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट फाई है, अब इसका हमें क्या लेना है, कर्ल लेना है। दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन गई देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई क्या, कर्ल ऑफ ए, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू हमने ए से हमने डिनोट किया, तो कर्ल ऑफ ए कितना था, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ए एक्स यहाँ वैल्यू क्या थी, ए एक्स ए वाई और वैल्यू आ गई ए जेड। ठीक है, ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी बनी, ए एक्स की वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स, ए वाई कितना बना, ए वाई आ गया डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई, और ए जेड जो है ए जेड आ गया डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट निकालूँ, देखो आई कैप का कंपोनेंट निकालता हूँ तो कितना बनेगा, ये वाली रो छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, वैल्यू आ गई डेल टू फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई डेल जेड डेल वाई। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस का जे कैप ले लिया है ना, प्लस माइनस होता है तो मैं इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले राइट टू लेफ्ट, तो वैल्यू आ गई डेल टू फाई
अपॉन डेल जेड डेल एक्स डेल टू फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स डेल जेड, और लास्ट कंपोनेंट आ गया किसका, के कैप का, है ना। तो के कैप का कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट, तो वैल्यू आ गई डेल टू फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स डेल वाई माइनस वैल्यू आ गई डेल टू फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स रिजल्ट जो बना कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, 0 बनी, है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल ऑफ ई, है ना, कर्ल ऑफ ई वेक्टर फील्ड का कर्ल हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा, और माइनस कर्ल ऑफ ई भी कितना होगा, 0 होगा। कंपेयर करें दोनों को तो ई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई, है ना। तो हम इससे स्केलर पोटेंशियल के लिए हम एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 के बराबर, है ना। ये वेक्टर आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। देखो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कर्ल ऑफ ए की वैल्यू है कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। वैल्यू आ गई ए एक्स ए वाई और वैल्यू आ गई ए जेड। ठीक है, इसको सपोज दैट मैंने मान लिया कोई नया वेक्टर से डिनोट कर दिया, सपोज दैट मैंने बी से मेंशन कर दिया। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ। एक तो आ जाएगा बी एक्स इक्वल्स टू आई कैप का कंपोनेंट, ये वाली रो छोड़ें, ये वाली रो छोड़ें, तो वैल्यू आ गई डेल ए जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई माइनस वैल्यू आ गई डेल ए वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड। ठीक है, मैं वैल्यू निकाल दूँ बी वाई, ये वाली रो छोड़ दें, ये वाला रो छोड़ दें, वैल्यू आ गई डेल ए एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड माइनस वैल्यू आ गई डेल ए जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स। और के कैप का कंपोनेंट निकाल दें, बी जेड इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस वैल्यू आ गई डेल ए एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डाइवर्जेंस कर्ल ए, डाइवर्जेंस कर्ल ए। इसका मतलब क्या बन गया, डाइवर्जेंस बन गया और वैल्यू क्या बन गई, बी, है ना। डाइवर्जेंस भी, डाइवर्जेंस का हमने वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी, वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, डेल अपॉन डेल एक्स और वैल्यू आ गई बी एक्स प्लस वैल्यू आ गई डेल बी वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई प्लस वैल्यू आ गई डेल बी जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड। तीनों की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल एक्स आ गया, बी एक्स की वैल्यू आ गई डेल ए जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई माइनस वैल्यू आ गई डेल ए वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड प्लस वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल वाई, बी वाई की वैल्यू आ गई डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस वैल्यू आ गई डेल ए जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स और प्लस डेल अपॉन डेल जेड डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई, है ना। पहली वैल्यू कितनी बनेगी, डेल टू ए जेड अपॉन ए वैल्यू बनेगी डेल टू ए जेड अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स डेल वाई। दूसरी वैल्यू आ गई डेल टू ए वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स डेल जेड प्लस में वैल्यू आ गई डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू ए वाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड डेल वाई, है ना। देखो डेल टू ए एक्स से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ए वाई से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए ये भी 0 होगा। इसी तरीके से कर्ल ग्रेडियंट फाई है, ये वैल्यू भी हमारे पास किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं अगर और भी मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैंने कह दिया कोई एक वेक्टर फील्ड दे दिया मैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल्स टू हम कहते हैं
आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, है ना। और मैं कह दूं कि भाई सपोज दैट ए कंपोनेंट हमने अननोन कंपोनेंट दे दिया, जैसे कुछ भी ए बी सी हमने उसकी जगह पुट कर दिया, और मैं कहूँ कि भाई अगर ए वेक्टर एक सोलेनोइडल वेक्टर है तो अननोन जो क्वांटिटी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो। सोलेनोइडल वेक्टर है, इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस कितना होगा, 0 होगा। और अगर मैं कह दूं ए वेक्टर जो है वो हमारे पास कैसा है, एक इररोटेशनल वेक्टर है, तो उसका कर्ल हमारे पास कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू आती है हमारे पास कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0, है ना। हम कहें डाइवर्जेंस कर्ल ए, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेंशन करते हैं, वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए से हम मेंशन करते हैं। और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस ए कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन कहलाती है, मैक्सवेल की इक्वेशन कहलाती है, जो इस बात को मेंशन करती है कि नेचर में मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम जनरल अपन कहते हैं कि भाई कोई बार मैग्नेट हमने ले लिया, एक नॉर्थ पोल आ गया और एक साउथ पोल आ गया, है ना। अगर बार मैग्नेट को हम बीच में से तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जो टूटा हुआ भाग है, अगर ये साउथ पोल था तो इसका ये वाला पार्ट नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल था तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। यानी आप इसको जितने टुकड़ों में तोड़ोगे, हर टुकड़े के अंदर 2 पोल हमें मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोनोपोल जो है वो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस कर्ल ए का हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग करके देखना, जो मैं जैसे कुछ असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना। जैसे मैंने कह दिया डाइवर्जेंस आ गया, वैल्यू आ गई आर क्यूब आ गया, और वैल्यू आ गई आर वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू है, सॉल्व करके देखनी हमें 6 आर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, इसको डाइवर्जेंस आर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें, कितना है, 0 है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दे दें हम, कर्ल आ गया, वैल्यू आ गई आर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। इसी तरीके से प्रूव दैट, है ना, ये सारे के सारे हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई आर एस टू पावर एन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर एस टू पावर एन माइनस 2, यहाँ वैल्यू आ गई एन इंटू एन प्लस 1 और वैल्यू आ गई आर एस टू पावर एन माइनस 2। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व करके देखना, बिल्कुल सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करने हैं जैसे हमने इसको पहले सॉल्व किया है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।